नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैवित शोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी में जो एक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं जून 2025 के एग्ज़ाम में, उसका पार्ट 3 करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी पैरामीटर व्हिच करेक्टली डिस्क्राइब इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अगर इंडियन इकोनॉमी में देखा जाए तो इनमें से कौन सा पैरामीटर है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दर्शाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बताता है। पॉवर्टी का एलिमिनेशन होना, अंडर डेवलपमेंट ऑफ जीडीपी जीएनपी, या राइज इन इनकम ऑफ कॉमन पब्लिक, रियल इनकम इज हैप्पीनेस। ठीक है, तो ये रियल इनकम इज हैप्पीनेस, ये तो कॉमन स्टेटमेंट्स को इग्नोर ही कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो दिखाता है फ्रेंड्स, वो ये दिखाता है कॉमन आम आदमी की कमाई में इंक्रीमेंट होना इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दर्शाता है। थोड़ा बहुत पॉवर्टी एलिवेशन भी हो सकता है कि गरीबी का उन्मूलन होना, गरीबी खत्म होना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दर्शाता है। लेकिन असलियत में अगर इन दोनों में चूज करना हो तो बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए ये रहेगा कि कॉमन पीपल की इनकम अगर बढ़ी तो हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। सी आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट रीजन फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये बोल रहे हैं कि क्या वजह थी कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया गया था। तो फ्रेंड्स जो है सवाल पूछा गया है कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि ऐसे बैंक बनाना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब ऐसे बैंक बनाना जो डेवलपमेंट के ही लिए लोन प्रोवाइड करें। तो इसके पीछे क्या मुख्य कारण था? टू एक्सीलरेट ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी एंड फोस्टर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो पीपीपी है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इकोनॉमी में ग्रोथ को बढ़ावा देना और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी फोस्टर करना, मतलब अवेलेबल करवाना कि लोग पब्लिक प्राइवेट मिल करके देश का डेवलपमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हिच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी करेस्पॉन्ड टू क्लाइमेट एक्शन। तो इनमें से कौन सा एसडीजी है? वैसे एसडीजी कितने हैं? 17 हैं। कितने हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल 17 हैं। तो उसमें से कौन सा सस्टेनेबल गोल है फ्रेंड जो क्लाइमेट एक्शन की बात करता है? तो सर क्लाइमेट एक्शन की बात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 करता है। कौन सा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 जो है करता है। 13। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सीपीआई पब्लिश करता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है इंडिया में कौन रिलीज करता है? तो फ्रेंड्स ये काम किया जाता है एनएसओ के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ के द्वारा सीपीआई पब्लिश किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो ये एनएसओ द्वारा किया जाता है। सीपीआई ऑन मंथली बेसिस पर रिलीज की जाती है। इसके अलावा सीएफपीआई कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स भी एनएसओ द्वारा दिया जाता है। तो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और सीएफपीआई कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, ये दोनों इंडेक्स जो है एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा रिलीज किए जाते हैं, जिसमें से सीपीआई मंथली बेसिस पर रिलीज किया जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसीयू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो एसीयू का क्या मतलब होता है? तो फ्रेंड्स एसीयू का मतलब होता है एशियन क्लियरिंग यूनिट। एशियन क्लियरिंग यूनिट, एसीयू का मतलब एशियन क्लियरिंग यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हिच कंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ एसीएस, एशियन क्लियरिंग सिस्टम, या एसीयू भी कह सकते हैं। एशियन क्लियरिंग यूनिट का पार्ट कौन सी कंट्री नहीं है? तो फ्रेंड्स ईरान, म्यांमार, पाकिस्तान और आई थिंक इराक नहीं है फ्रेंड्स। ओके, बाकी सब हैं। इराक जो है एसीयू का पार्ट नहीं है ना। एशियन क्लियरिंग यूनियन एसीयू, यहाँ क्लियरिंग सिस्टम लिखा है तो वो एक ही बात है, एशियन क्लियरिंग यूनियन की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है देखिए कौन कौन से मेंबर हैं एसीयू के। बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, ईरान है, मालदीव है, म्यांमार है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। ये सारी कंट्री एसीयू का पार्ट है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर इराक जिसकी राजधानी बगदाद है वो इसमें जिक्र नहीं होता है, राइट। तो ईरान है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, लेकिन इराक जो है एसीयू का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु डिफाइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ एज पर क्लासिकल इकोनॉमीज। क्लासिकल इकोनॉमी के हिसाब से वेल्थ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो फ्रेंड्स ये एडम स्मिथ द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? एडम स्मिथ द्वारा वेल्थ के कॉन्सेप्ट को दिया गया था। ठीक है, तो एडम स्मिथ की एक बुक थी जिसका नाम था
इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, है ना। तो वेल्थ ऑफ नेशन नाम की इन्होंने बुक लिखी थी, वहीं से ही इन्होंने स्टडी की वेल्थ की। तो वेल्थ का कॉन्सेप्ट जो है इकोनॉमिक्स में किसने दिया है? एडम स्मिथ ने दिया है। फिर है व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहाँ पर डी है और यहाँ पर एन है, तो डी को एन से रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे? इसमें नफिया ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? नफिया। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे, तो ये जीडीपी से बदल करके जो है जीएनपी में बदल जाता है। ठीक है, तो बी इज आवर आंसर हियर। हुज थ्योरी आल्सो नोन एज वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इनमें से किसकी थ्योरी को वेलफेयर डेफिनेशन माना गया है, यानी कि किसने जो है इकोनॉमिक्स को वेलफेयर माना है? तो ये अल्फ्रेड मार्शल द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया फ्रेंड्स? अल्फ्रेड मार्शल द्वारा किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल द वेल नोन इंग्लिश इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, और इन्होंने इट इज ऑन द साइड वन स्टडी ऑफ वेल्थ एंड ऑन द अदर मोर इंपॉर्टेंट साइड स्टडी ऑफ द मैन। तो इनके हिसाब से एक तरफ हम वेल्थ की स्टडी करते हैं, दूसरी तरफ मैन की स्टडी करते हैं। तो यहाँ ओवरऑल वेलफेयर की बात करी जाती है। वेल्थ हियर मीन्स एनी कमोडिटी व्हिच गिव्स मैन सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी ऑल वेलफेयर। तो इनके हिसाब से वेल्थ का मतलब कोई भी ऐसी चीज़, कमोडिटी जो व्यक्ति को संतुष्टि दे, उसके काम आए, उसका वेलफेयर करे, उसे ही जो है वेल्थ बोलते हैं। तो वेल्थ इज मीन्स टू वेलफेयर। यहाँ पर अल्फ्रेड मार्शल के साथ वेल्थ जो होती है वो वेलफेयर का माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 10 है इज एन एनआरआई एलिजिबल टू सब्सक्राइब एपीवाई, क्या एनआरआई जो होते हैं वो अटल पेंशन योजना को सब्सक्राइब कर सकते हैं? बढ़िया क्वेश्चन था ये। तो क्या एनआरआई, तो यस दे आर एलिजिबल टू ज्वाइन एपीवाई स्कीम। भाई एनआरआईज को भी अटल पेंशन योजना करने के लिए, मतलब ज्वाइन करने के लिए अलाउ किया गया है। सो आंसर इज डी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है तो फ्रेंड्स 10 ही क्वेश्चन थे इसमें, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स फटाफट से रिव्यू करते हैं पूरा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज हम इंडियन इकोनॉमी में जो एक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका पार्ट 3 कर रहे हैं जून 2025 के। तो पहला क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा पैरामीटर है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दर्शाता है? तो फ्रेंड्स इनकम ऑफ कॉमन पब्लिक अगर राइज करती है, बढ़ती है, तो उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट माना जाता है। सी आंसर हो जाएगा हमारा। उसके बाद में किस वजह से डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी ऐसे बैंक खोले गए जो डेवलपमेंट की, जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए, रेल बनवाने के लिए, इन सब प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए स्पेशली क्यों बनाए गए? तो वो वजह थी ताकि जो है हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ को एक्सेलरेट, बढ़ावा दिया जा सके और पब्लिक प्राइवेट रिलेशनशिप को भी मजबूती दी जा सके यहाँ पर। फिर है उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में से कौन सा गोल है जो क्लाइमेट एक्शन की बात करता है? हर एक गोल किसी न किसी को डिफाइन करता है। टोटल 17 गोल हैं, 17 गोल्स आर देयर एसडीजी में। तो एसडीजी नंबर 13, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर जो 13 होता है फ्रेंड्स, उसे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 जो होता है वही क्लाइमेट एक्शन की बात करता है। व्हाट इज सीपीआई? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो अगर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो भाई सीपीआई कौन रिलीज करता है? तो एनएसओ द्वारा किया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और सीएफपीआई कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जारी किया जाता है, और ये मंथली बेसिस पर पब्लिश किया जाता है। क्वेश्चन है इनमें से कौन फुल फॉर्म क्या है एसीयू का? तो फ्रेंड्स एशियन क्लियरिंग यूनिट होता है। एसीयू का फुल फॉर्म क्या है? एशियन क्लियरिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें से कौन सा एसीयू, चाहे एसीयू कह दीजिएगा फ्रेंड, चाहे एसीएस, एशियन क्लियरिंग यूनिट भी लिख दीजिए, चाहे एशियन क्लियरिंग सिस्टम लिख दीजिए, दोनों एक ही बात बनेगी। तो इनमें से कौन सी कंट्री एसीयू का पार्ट नहीं है? तो ये इराक जो होता है फ्रेंड्स, ये एसीयू का पार्ट नहीं है। बाकी सारी कंट्री, इवन हमारी इंडिया कंट्री भी जो है वो भी जो है एसीयू, एशियन क्लियरिंग यूनिट का पार्ट है। एसीयू में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये सभी के सभी आते हैं। ठीक है, फिर इनमें से किसने जो है वेल्थ का कॉन्सेप्ट दिया था क्लासिकल इकोनॉमिक्स में? वेल्थ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो सर दिस इज डन बाय एडम स्मिथ। किसने किया था? एडम स्मिथ द्वारा वेल्थ का कॉन्सेप्ट दिया गया था।
जीएनपी को, है ना, जीएनपी का फार्मूला क्या है? तो फ्रेंड्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नफिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दीजिए। तो क्या होता है कि ये जो n है ना, ये जो d है ये हटेगा, इसकी जगह पर ये वाला n हावी हो जाएगा, तो ये जीएनपी का रूप ले लेगा। मैंने कॉन्सेप्चुअली आपको समझाया था कि कैसे याद रखना है, वो भी बताया था। इनमें से किसकी थ्योरी को वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स माना जाता है? तो फ्रेंड्स अल्फ्रेड मार्शल की जो थ्योरी थी उसमें इन्होंने वेलफेयर डेफिनेशन की बात करी हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि क्या जो एनआरआई होता है वो एपीवाई ज्वाइन कर सकता है? तो यस दे कैन ज्वाइन अटल पेंशन योजना। 18 से 40 साल की एज होनी चाहिए ज्वाइन करने के लिए, वही सारी गाइडलाइंस, वही 18 से 40 साल की एज होनी चाहिए और जो है सेविंग अकाउंट होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो दे कैन आराम से ओपन अटल पेंशन योजना, ठीक, अटल पेंशन योजना ओपन कर सकते हैं। ठीक है बस, थैंक यू सो मच। इनमें से क्वेश्चंस फ्रेंड्स फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो प्लीज़ जो है इसको आराम से ध्यान करके एग्जाम में बैठें। थैंक यू।